हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 11 में आपको कार्बनिक अवक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ाया जा रहा है और इसमें हमने आपको कार्बनिक अवक्रिया के बारे में बताया है कि कार्बनिक अवक्रियाएं क्या होती हैं और इसका प्रकार भी बताना। अभी हम इसका प्रकार भी बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि कार्बनिक अवक्रियाएं क्या होती हैं और इनमें बंधों का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे उत्पाद बनते हैं, कैसे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। उसके बाद हमने सहसंयोजक बंधों का विदलन बताया कि सहसंयोजक बंधों का विदलन कैसे होता है और सहसंयोजक यौगिकों में जो बंध टूटते हैं उसके स्थान पे नए बंध बनते हैं, जिसके कारण नए नए उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनता है। और सहसंयोजक बंधों का जो विदलन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला बताए थे आपको समांगी विदलन और दूसरा बताए थे विषमांगी विदलन। और समांगी विदलन के पश्चात हमने बताया था मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं और मुक्त मूलक के बारे में बताया था कि मुक्त मूलक क्या होते हैं। मुक्त मूलक ऐसे विद्युत उदासीन परमाणु या समूह होते हैं जिनके पास एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुक्त मूलक की विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है, तो देखिए मुक्त मूलक की क्या क्या विशेषताएं होती है। मुक्त मूलक की विशेषताएं देखिए हेडिंग पड़ी हुई है। अब इसमें देखिए एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुक्त मूलक विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी कहलाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जितने भी मुक्त मूलक होते हैं वो चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उनके पास विषम इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मुक्त मूलक के पास जो होता है विषम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसको विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी कहा जाता है या विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि मुक्त मूलक बहुत अस्थायी होते हैं, बहुत अस्थायी होते हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक होगा तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए लिखा भी हुआ है साथ साथ कि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और ऐसे सभी परमाणु या समूह जो अत्यधिक क्रियाशील होंगे वो जाहिर सी बात है अस्थायी होंगे, अनस्टेबल होंगे। अगर स्टेबिलिटी अधिक होगी तो उनकी क्रियाशीलता कम होगी और अगर क्रियाशीलता अधिक होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये क्या होते हैं, मुक्त मूलक बहुत ही अस्थायी होते हैं और साथ ही साथ इनमें या इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और इनका जीवन काल बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी परमाणु या समूह का क्रियाशीलता अधिक होगी, किसी भी परमाणु की या किसी भी समूह की क्रियाशीलता अगर अधिक होगी तो वो तुरंत किसी न किसी पर दूसरे परमाणु से या किसी दूसरे समूह से जुड़कर अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा और जैसे ही वो अपने आप को स्टेबल करेगा तो जाहिर सी बात है उसका जीवन काल क्या होगा, बहुत कम होगा। तो देखिए लिखा हुआ है कि इनका जीवन काल बहुत कम होता है। विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण मुक्त मूलक वैद्युत उदासीन होते हैं। इनके पास जो विषम इलेक्ट्रॉन होता है इस कारण ये मुक्त मूलक वैद्युत उदासीन होते हैं। कहने का मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो इन पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बिल्कुल क्या होंगे, वैद्युत रूप से या वैद्युतीय उदासीन होंगे, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक अनिचुंबकीय होते हैं। आप जानते हैं जिन पदार्थों में या जिन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अनिचुंबकीय। और जिनके पास पेयर्ड होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट है इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कराने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इनके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है, उसकी पेयरिंग ये लोग कराना चाहते हैं। जो मुक्त मूलक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और अपने पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या करना चाहते हैं, युग्मित उसको कराना चाहते हैं। इसीलिए युग्मन की जो प्रवृत्ति होती है इनके अंदर ज्यादा होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अगर अयुग्मित ऐसा कोई कार्बन है जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिस पर विषम इलेक्ट्रॉन है, तो जिस कार्बन पर भी विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस पे जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी, और एल्किल समूहों की बढ़ने की संख्या का मतलब क्या है कि उस कार्बन की लगातार डिग्री बढ़ रही है।
अर्थात कि उस कार्बन की डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगी उसका जो अस्थायित्व है वो बढ़ता जाएगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। मुक्त मूलकों का अस्थायित्व बढ़ता जाता है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी, उसका जो अस्थायित्व है वो बढ़ता जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए 7वें पॉइंट का। देखिए मिथिल मुक्त मूलक, ये 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक और 3 डिग्री मुक्त मूलक। अब ये आपसे अगर पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा और क्यों, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो देखिए ये जो मेथिल समूह है इसमें इसको हम कहते हैं 0 डिग्री मुक्त मूलक, 0 डिग्री मुक्त मूलक, और इसको कहते हैं 1 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक। ये है 2 डिग्री मुक्त मूलक, और लास्ट है 3 डिग्री मुक्त मूलक। तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि एल्केन समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अर्थात डिग्री बढ़ने के साथ साथ देखिए इन सब की डिग्री क्या कर रही है, एक एक इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है या एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, इनका जो अस्थायित्व है वो बढ़ता जाता है। अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। तो ये है आपके मुक्त मूलकों में अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। जो 3 डिग्री मुक्त मूलक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी जो भी क्रियाशीलता इस कार्बन की है वो 3-3 कार्बनों पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसमें देखिए एक कार्बन और घट गया, एक कार्बन की और कमी हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में कम होगी, इसकी उससे कम होगी और सबसे कम इसकी होगी। सीधी सी कहने का उद्देश्य हमारा क्या हुआ कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी या जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी और उसका अस्थायित्व बढ़ता जाएगा। फिर देखिए दूसरा जो विदलन था, बिस्मार्की विदलन। बिस्मार्की विदलन। दूसरा है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है बिस्मार्की विदलन। देखिए बिस्मार्की का मतलब असमान होता है, असमान मतलब समानता ना हो, और विदलन माने टूटना, क्लीवेज या फिजन। विदलन का मतलब टूटना और बिस्मार्की का मतलब असमान, टूटेगा तो लेकिन समान रूप से नहीं बल्कि कैसा, असमान रूप से। जैसे मान लीजिए कोई दो परमाणु है ए बी, एक परमाणु में क्या है ए और दूसरा परमाणु क्या है बी, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की। अब इनका हम अगर हेट्रोलिटिक फिजन कराते हैं तो हेट्रोलिटिक फिजन में असमानता होती है और इसमें मान लीजिए इस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन बी, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। देखिए अगर ए की विद्युत ऋणात्मकता बी से अधिक है तो क्या होगा,
ए निगेटिव बी पॉजिटिव। जो हेटेरोलिटिक फिजन होगा उसमें ए पर निगेटिव चार्ज आएगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से अधिक है। और इस प्रकार के जो विषमांगी विदलन होते हैं इसमें सदैव दो प्रकार के आयनों का फॉर्मेशन होता है। जितने भी विषमांगी विदलन होते हैं, जितने भी हेटेरोलिटिक फिजन होते हैं, उसमें हमेशा दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, एक ऋणावेशित आयन और दूसरा धनावेशित आयन। तो कंडीशन इसमें देखिए दो कंडीशन बनती है। जैसे पहला कंडीशन हमने बताया ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बी, इसी को हम दूसरे कंडीशन के अनुसार करेंगे, इसका हेटेरोलिटिक फिजन कराएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि V की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है किससे, A से। तो अगर B की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये हो जाएगा A पॉजिटिव और B निगेटिव। चेंज हो गया। देखिए A पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और B पर निगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, बदल गया। B मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, देन A की तुलना में B ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो बॉन्ड पेयर है वो किसके पास आएगा, बी के पास। और इसमें जो बॉन्ड पेयर है किसके पास, ए के पास। तो दो कंडीशन हो सकता है विषमांगी विदलन में। देखिए पहली कंडीशन क्या है, ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बी। दूसरी कंडीशन क्या है, बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए। तो इन दोनों कंडीशनों में देखिए जिस हिसाब से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिस परमाणु की अधिक हो रही है उसके पास बॉन्ड पेयर जा रहा है, उस पर इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज आ रहा है और दो प्रकार के आयन प्राप्त हो रहे हैं। जो धनावेशित आयन होता है उसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसको कहते हैं कार्बन आयन। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको कहते हैं कार्बोनियम आयन और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसको कहते हैं कार्बन आयन। तो दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। परिभाषा इसकी कैसे बनेगी, देखिए परिभाषा के लिए, यदि सहसंयोजक बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं में से, यदि सहसंयोजक बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं में से कोई एक परमाणु बॉन्ड पेयर को लेकर पृथक हो जाता है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर या शेयर वाला इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिसका बॉन्ड पेयर जाता है या जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से दो आयन हमको प्राप्त हो जाते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिया करने वाले दोनों परमाणुओं में से जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो परमाणु पूरा का पूरा शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार के आयन हमको प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार का जो विदलन होता है उस विदलन को हम क्या कहते हैं, विषमांगी विदलन कहते हैं। और विषमांगी विदलन के लिए कंडीशन यही है कि क्रिया करने वाले दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में काफी अंतर होना चाहिए। और अगर काफी अंतर होगा तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो अपने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो फिजन होगा वो हेटेरोलिटिक फिजन होगा। इस प्रकार से दो प्रकार के आयन हम तो प्राप्त हो जाएंगे। और दो प्रकार के जो आयन प्राप्त होंगे उनमें भी कंडीशन है, यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोनियम आयन और यदि कार्बन पर निगेटिव चार्ज है तो उसको कहते हैं कार्बन आयन। तो इस प्रकार से विषमांगी विदलन होता है और विषमांगी विदलन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।